नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर से आप सबों को बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड की एक ऐसे युवा शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाकर वहां की जनता के लिए प्यारे बने हुए हैं। जी हम बात कर रहे हैं JMS कोचिंग सेंटर बीरगंज मंसूरचक के डायरेक्टर सुमन कुमार ईश्वर का। ये शिक्षक के साथ साथ एक नेता है और भाजपा IT सेल बछवाड़ा विधानसभा के संयोजक हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं कि शिक्षा की दशा दिशा पर और इनके संस्थान की क्या कहानी है, क्या उपलब्धि है, क्या विशेषता है और क्यों इन्होंने राजनीति से अपने आप को जोड़ा। IT सेल का संगठन के विस्तार में क्या योगदान है, आइए इनसे जानते हैं इनकी जुबानी। सुमन जी, आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम आपका। जी धन्यवाद गौरव जी। और गौरव जी के साथ साथ मैं इस केवी स्टूडियो को का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं और ख़ासकर उस शख्सियत का धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूं जिसको इस इतनी बड़े स्टूडियो को डायरेक्ट करते हैं, रोशन सर। मैं उनको भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आपका। सुमन कुमार जी, एक युवा नेता के रूप में, एक युवा शिक्षक के रूप में आपको हर कोई जान रहा है। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं उनसे अपना परिचय, अपनी शिक्षा दीक्षा और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को साझा करें। जी गौरव जी, सबसे पहले तो मेरा नाम सुमन कुमार ईश्वर है और मेरे पिताजी सुरेंद्र प्रसाद ईश्वर, जो कि मंसूरचक प्रखंड के एक छोटा सा सलेमपुर गांव पड़ता है। जी, मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं और हमारी शिक्षा दीक्षा शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुख्तियारपुर, जहाँ कि मेरे पिताजी का ससुराल यानी मेरा नानी गांव है, जी वहीं हुई। मध्य विद्यालय मुख्तियारपुर में मैं 8 तक की पढ़ाई करी। जी। ननिहाल में। जी। उसके बाद हाई स्कूल से लेकर के कॉलेज तक की पढ़ाई मैं समस्तीपुर से किया। जी। उसके बाद मैं BEd कमला भुवनेश्वर कॉलेज, जिसके डायरेक्टर विनय कुमार सिंह हैं, वहाँ से किया। उसके बाद मैं 2 विषय से PG किया। जी। एक इंग्लिश से और दूसरा ज्योग्राफी से। जी। और उसके बाद PG करने से मैं पहले ही, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 2013 में, उसके बाद मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी किया। उसके बाद जनरल कंपटीशन के साथ साथ डिफेंस लाइन में भी मैं अपना भाग्य आजमाया। जी। लेकिन विभिन्न गतिविधि में कमी कहिए या जो भी कहिए, आज तक मैं एडजस्ट नहीं हो पाया हूँ। लेकिन मैं एडजस्ट नहीं हुआ, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं प्रयत्नशील रहा, शुरू से ही प्रयत्नशील रहा। और मैं आप लोग को इस स्टूडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो अभी तक मैंने जो भी फिजिकल जहाँ भी गया, और भगवान का आशीर्वाद है, आज तक मैं अनफिट कहीं नहीं हुआ। जी। फिर भी अभी तक मैं कोई भी करियर में सफल नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं इस असफलता में सफलता को मैं खोजता आ रहा हूँ। और जहाँ तक शिक्षा की बात रही, तो मैं अभी स्टेट इस बार क्वालिफाई किया हूँ, मेरा SST है। जी। और मैं JMS कोचिंग सेंटर बीरगंज मंसूरचक का डायरेक्टर हूँ। और मैं इस डायरेक्टर के पद के साथ साथ बछवाड़ा विधानसभा IT सेल संयोजक भाजपा से का मैं संयोजक। धन्यवाद आपका सुमन जी, आपने अपना परिचय हम सबसे साझा किया। सुमन जी, आपने बोला कि आपने अलग अलग फील्ड में अपना भाग आजमाया, भले ही सफलता आपको नहीं मिली लेकिन आप हताश नहीं हुए। अभी हाल ही में आपने सफलता पाया भी है, स्टेट को क्वालिफाई किया और बहुत जल्द आपकी बहाली भी होने वाली है। एक शिक्षक के रूप में आप समाज की सेवा करने वाले हैं, अब आप सफल हो ही गए हैं। तो शिक्षण संस्थान खोलने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार का लड़का हूँ और मैं उस परिवार में मैं जन्म लिया जिस परिवार में वर्षों पहले एक धनी मनी परिवार हुआ करता था। लेकिन आप लोग को पता ही है, जो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जिस समय मेरा जन्म हुआ 1994 में मेरा जन्म हुआ, जब मैं
10-12 साल का था, उस समय से हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा कमज़ोर हो गई। और हमारी माता जो आज स्वर्गवासी हो चुकी हैं, 21 मार्च 2016 को दुलारपुर के एक्सीडेंट में हमारी माता का देहांत हो चुका था। और वो हमारी माता होम ट्यूटर हुआ करती थी, घर घर जाके पढ़ाने का काम करती थी। और उसी से मुझे प्रेरणा मिला और हमारी माता का इच्छा था। हमारे पिताजी, मैं आप लोग को बता दूं, हमें तो बोलने में कोई खेद नहीं होता है, हमारे पिताजी असाक्षर, यहाँ तक कि वो दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी माता को इच्छा था, जो मेरा पति एक असाक्षर है लेकिन मेरा बेटा यदि उसकी मनोकामना के अनुसार मैं कहूँ तो शिक्षक बने। ये मतलब माँ चाहती थी कि भले ही मेरा पति निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और जिस तरह से मैं समाज के बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाती हूँ, उन्हें ज्ञान देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी एक शिक्षक बनकर बने, समाज की सेवा की दीर्घ इच्छा थी। मतलब माँ की इच्छा ही थी कि शिक्षक बनकर समाज के बच्चों को पढ़ाए, शिक्षित करे। इसलिए जब मैं ग्रेजुएशन किया तो हमारी इकोनॉमिक फैक्टर काफ़ी पुअर थी, उसके बावजूद भी उन्होंने किसी तरह से बोला बेटा तुम बीएड कर लो, जबकि उतना उस लायक में नहीं था। लेकिन फिर भी हमारी माँ किसी तरह से हमको बीएड कराई थी। उसके बाद शुरू से ही मैं आपको बता दूं, जो 2008 में जब मैं मैट्रिक किया तो मैट्रिक करने के बाद मैं अपने जन्म स्थान सलेमपुर चला गया। और पहले मैं 10th तक की पढ़ाई मुख्तियारपुर में रह के किया। मुख्तियारपुर जो कि भगवानपुर प्रखंड का एक पंचायत है मुख्तियारपुर, और उस मुख्तियारपुर पंचायत के मुख्तियारपुर गांव में मैं रह के 8th तक की पढ़ाई की। और उसके बाद मैं चला गया सलेमपुर, और वहाँ जाने के बाद हमारी माँ उस समय से ही हमको मतलब अंदर से प्रेरित करती थी तुम पढ़ाने चलो। और मैं भी दर्द को समझता था और मैं उसके साथ माँ को देखकर प्रेरित हो गए जी, जो मैं भी पढ़ाऊँ। तो लेकिन उसी समय से धीरे धीरे मेरी हमारी एक प्रेरणा कहिए, माँ के हिस्से हमको प्रेरणा मिली। और मैं 2008 के बाद जब मैं +1 में था 2009 में, तो मैं 2009 से ही पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। 2009 से ही जी। आपके संस्थान की क्या विशेषता है और क्या उपलब्धि रही है अभी तक? सर मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैं 2009 से होम ट्यूशन पढ़ाया करता था। जी। और होम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उस समय तो काफ़ी यंग था, लेकिन फिर भी मैं घर घर जा कर के ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। उसमें मेहनत हमारी रंग लाई, और मैं 2016 में एक कोचिंग की स्थापना किया था 1 अक्टूबर 2016 को। जी। और हमारे जब मैं घर घर जाके पढ़ाया करता था तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी, तो अंदर से प्रेरणा हुआ जो क्यों ना एक कोचिंग की स्थापना मैं करूं जहां कि सारे बच्चे एक जगह आके पढ़ सके। तो वहीं पर एक वीरगंज है, वीरगंज मंसूर चक्का गणपतौल पंचायत का एक वीरगंज गांव है, जो कि कुशवाहा समाज के लोग वहां बहुल मात्रा में हैं। और वहाँ का जो प्यार हमको मिला, वहाँ बेटा से बढ़ करके हमको वहाँ के लोग मानते हैं। और उन्होंने मुझे अभी तक 5 साल में 1 भी रुपया कॉस्ट नहीं लिया है, और वो लोग मुझे अपना ज़मीन दे करके और मुझे वहाँ सम्मान के साथ बुलाया और बोला आप यहाँ कोचिंग खोलिए। और मैं वहाँ कोचिंग खोल करके, मैं तो पहले 8 तक का, उसके बाद फिर 10 तक का, और अभी 12th तक का आर्ट और साइंस का कोचिंग वहाँ चल रहा है। GMS कोचिंग का नाम है, और उसमें दर्जनों शिक्षक हैं। और हमारी कोचिंग की विशेषता ये है, जो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ अलग अलग क्रियाकलाप, जैसे कह सकते हैं आपको कल्चरल प्रोग्राम हो गया, शारीरिक एक्सरसाइज हो गया, खेल हो गया। क्योंकि हम लोग पहले, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन अब समय परिवर्तन ले लिया, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है। अब होता है जो पढ़ाई के साथ साथ आप खेल कूद में भी अपना स्थान परचम लहरा सकते हैं। मैं आपको खेल कूद के बारे में बता दूं, जो हाल फिलहाल में पिछले वर्ष एक तेघड़ा के निकट रघुनाथपुर गांव है, उसमें हैंडबॉल में 3 बहन, जो 3 उस गांव की जो बेटी है, जो हैंडबॉल खेलते खेलते आज बिहार सरकार में सेवा दे रही है। तो इससे हम लोगों की प्रेरणा मिलती है। और मैं उस गाँव में भी खेल के साथ साथ और एक्टिविटीज हो, मैं उसमें भी बढ़ावा देने की कोशिश करता हूं। और कोचिंग की विशेषता खासकर मैं ये बता देना चाहता हूं, कोचिंग की विशेषता ये भी है, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं और गरीब के दर्द को मैं शुरू से समझा। और जब से मैं कोचिंग खोला हूं, जो बच्चे गरीब हैं, जिनके माता पिता कोई नहीं है, या माता पिता में से दोनों में से कोई एक नहीं है, तो उनको मैं मिनिमम फी उस समय से, कि जब से हमारी माँ जब डेथ की थी तब मैं कोचिंग खोला था। और मैं उस दिन से ही प्रण किया था, जो जिस तरह से हमारी माँ स्ट्रगल करके हमको पढ़ाई, उसी तरह से अगर कोई परिवार
गरीब परिवार के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको फ्री में शिक्षा देने का मैं काम करूँगा और कर भी रहा। और अलग अलग विषय के शिक्षक हैं, क्योंकि होता क्या है, जो अभी की वर्तमान जो समय है इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गया। और खासकर मैं बता दूं, जो बेगूसराय बेगूसराय का जिस तरह से समस्तीपुर का दलसिंह सराय फेमस है शिक्षा के क्षेत्र में, उसी तरह से बेगूसराय जिला का मंसूर चक भी शिक्षा का हब बन चुका है। उसमें उस छोटा सा प्रखंड में सैकड़ों कोचिंग है और उसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा है। लेकिन मैं सबको छोड़ते हुए हमारी टीम अलग है, सभी विषयों के अलग अलग शिक्षक हैं। और एक विशेषता यह भी है कि कोचिंग में विभिन्न तरह के एक्टिविटीज बार में उसको जीके जीएस का टेस्ट मंथली और वीकली टेस्ट होती है, वो भी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा। जो जिस विषय के स्पेशलिस्ट टीचर हैं वो उस विषय का टेस्ट लेते हैं और वो पढ़ाने का काम करते हैं। और ख़ासकर इस कोचिंग के खोलने का उद्देश्य ये भी है मेरा, जो कोचिंग में हम जितना मेहनत करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जितना आप दे रहे हैं, शिक्षा आपको एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। तो शिक्षा से आपको अमूर्त लाभ होता है जो कि पता आपको नहीं चलता है। आज आप ही ने मुझे कहा जो स्टेट आप क्वालिफाई किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य मेरा वो कुछ मतलब वो 100% से मैं कोचिंग को ही देता हूँ, क्योंकि मैं उसी में पढ़ाता हूँ और उसी से हमें तैयारी भी आपके साथ तैयारी भी होती है उसी से। बिल्कुल। और एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान भी होती है कि वो पढ़ते हैं, वो छात्र पहले हैं तब शिक्षक हैं, यही एक अच्छे शिक्षक की विशेषता भी है। जी सहमत। तो अभी तक की क्या उपलब्धि रही आपके संस्थान की, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को वो भी बताएं। जी, जिस समय हमारी कोचिंग खुली थी, जब कोचिंग 1 अक्टूबर 2016 को खुली थी, उस कोचिंग का उद्घाटन देवनंदन सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ से उनको नमन करता हूँ, उन्होंने ही उस कोचिंग का उद्घाटन किया था। और हमारे मंसूर चक के वो फेमस शिक्षक हैं जी देवनंदन कुमार महतो, मैथ और साइंस के, उनके हाथों से हमारी कोचिंग का उद्घाटन हुआ था। आज दिन दूना रात चौगुना नहीं, दिन चरगुना रात 8 गुना की तरह हमारी कोचिंग आज आगे बढ़ रही है। और इसका श्रेय जब से कोचिंग खुली है, आज दर्जनों हमारे छात्र ITI, पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस और पैरा मेडिकल में कम्पीट करके आर्मी में भी हैं, 1-2 छात्र आर्मी में भी हैं, और इस बार भी वो आर्मी का दौड़ वगैरह निकाले हैं। और इसका कारण ये भी है कि मैं उसको ट्रीट करता, मैं मोटिवेट करता हूं। जो आप जरूरी नहीं है आप मैट्रिक में 3rd कर गए तो आप मायूस नहीं होना है, आप ये हट्ठे कट्ठे हैं, क्योंकि मैं फिजिकल जुड़ा रहा हूं और अभी भी हमारे फिजिकल, अब तो उतना वेट ज़्यादा हो गया है। अब जिस समय मैं फिजिकल करता था उस समय मैं उसको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, देखो भाई ये करो ये करो ये करो। और शुरू से ही 10th जब एक बच्चा एग्जाम दे रहा है उसी समय से ही मैं उसको कोशिश करता हूँ ये किस क्षेत्र में जाने का लड़का है, जिस क्षेत्र में अच्छा, यदि स्ट्रॉन्ग बॉडी है, यदि उसकी हाइट फिजिकल ठीक है, तो मैं उसको मोटिवेट करता हूँ तुम इसमें जाओ। तो हमारे बच्चे ये विशेषता भी है। और अचीवमेंट की बात रही तो इस बार भी 10th का एग्जाम हुआ है। धन्यवाद आपका। सुमन जी, इस वर्ष जो 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का परिणाम आया है, तो इसमें आपके संस्थान का क्या प्रदर्शन रहा? देखिए, हमारा संस्थान की तो मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो वो सभी छात्र जो हमारे संस्थान से सफल हुए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आर्ट और साइंस दोनों विषयों की पढ़ाई 12th की होती है, +1 और +2 की। और +1 +2 में आर्ट में 50 स्टूडेंट अप्रॉक्स, 1-2 कम हो जाए 1-2 ज़्यादा हो जाए, और साइंस में अप्रॉक्स 60 स्टूडेंट। तो सब बार अभी तक का इतिहास था, इस साल से पिछले साल तक का इतिहास था, मेरे कोचिंग में जो बच्चे आते थे वो एक भी बच्चे पिछले 4 वर्ष में फेल नहीं हुए। जी जी। लेकिन इस बार सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, 1-2 बच्चे को क्रॉस लग गया है, तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। 60 में से 52 वो फर्स्ट डिवीजन, और एक बच्चे को मैं बताया क्रॉस लग गया, उसके बाद जो बच्चे वो सेकेंड डिवीजन। इंटर की बात किया साइंस की, आर्ट में 36 फर्स्ट डिवीजन था, और उसके बाद आर्ट में एक भी बच्चे फेल नहीं हुए, यानी क्रॉस उनको नहीं लगा। ये इंटर का है। और मैट्रिक में 44 स्टूडेंट, एक्यूरेट याद है हमको, 44 स्टूडेंट थे। इसमें हाईएस्ट मार्क्स 457 रहा, 457 रहा। और क्या नाम था उस बच्चे का? उस बच्चे का नाम था नवनीत कुमार। नवनीत कुमार ये महेंद्र राय सरपंच हुआ करते हैं, समसा गांव के, उनका लड़का है। अच्छा। और 14 छात्र छात्राओं ने 80% से प्लस मार्क्स लाया।
और उसके बाद जो भी स्टूडेंट थे वो सारे सेकंड किए, एक दो बच्चे थर्ड नहीं किए, इस बार एक भी बच्चे थर्ड नहीं किए। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इस बार भी। जी जी जी, रिजल्ट तो अच्छा रहा, लेकिन कोई होता क्या है, जैसे अभिभावक भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो कुछ अभिभावक कहते हैं सर मेरा बेटा जितना पढ़ा उतना आया नहीं, उनको लगता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, अरे भगवान से थोड़ा बड़ा गलती होती है, तो ये हमारे शिक्षक वर्ग हैं वो भी कॉपी चेक करते हैं क्या, तो थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। मैं संतुष्ट हूँ रिजल्ट से, और मैं बिहार बोर्ड से भी संतुष्ट हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस में। शिक्षा की दशा पर आप एक शिक्षक के रूप में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गौरव जी आपका। आज शिक्षा की दशा दिशा, आज से 15 वर्ष पहले जब मैं 5, 6, 7 में पढ़ा करता था, उस समय जो बच्चे 400 मार्क्स लाते थे, जब से 500 हुआ है उस समय की बात कर रहा हूँ, 400 लाते थे तो वो टॉपर होते थे। इक्का दुक्का लोग 400 लाते थे। उसके बाद ये बिहार सरकार की पॉलिसी हुई जो क्वेश्चन को मतलब 500 कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव को बढ़ा दिया गया। मेरे हिसाब से जब से ऑब्जेक्टिव बढ़ा है तब से बच्चों में, पहले ऑब्जेक्टिव बढ़ाने का कारण भी था क्योंकि बच्चे कंपटीशन की तरफ मूव करें, जिससे कि मतलब मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट ही लगे जो उसमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का 50-60% खासकर पीटी, तो ऑल पीटी ऑब्जेक्टिव होती है, मेंस में लिखना पड़ता है। तो बिहार बोर्ड का था जो बच्चे को कंपटीशन की तरफ मूव कराना। उसके बाद जूनियर क्लास की बात करूं तो शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ा गिरावट हुई है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और जहां तक इसकी गुणवत्ता में गिरावट हुई है, इसका मुख्य कारण सरकार नहीं, इसके दोषी शिक्षक वर्ग भी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जितना सरकार का थोड़ा सा उसके उदासीनता है, और उसके बाद हमारे शिक्षक वर्ग की भी उदासीनता, और कहीं ना कहीं अभिभावक को भी हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, अभिभावक भी हैं इसमें, तो अभिभावक भी और हैं, छात्र तो हैं ही। पहले होता था क्या, जो छात्र लेबर करते थे, हम लोग जब 10th का एग्जाम हम लोग दिए थे 2008 में, तो हम लोग पढ़ते थे 15-16 घंटा पढ़ा करते थे, और हम लोग को डर रहता था जो बोर्ड एग्जाम होने वाला। लेकिन आजकल के बच्चे तो मैं खुद सबको देखता हूँ मोबाइल पर, और गार्जियन ने भी नहीं कहते हैं जो मोबाइल तुम कम देखो, या मतलब पता नहीं, थोड़ा सा गार्जियन का डिग्रियां ज़्यादा है, योग्यताएं कम है। डिग्री ज़्यादा है। पहले होता था, आज मैं इस स्टूडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे में जो हैं वो रोजगार कर रहे हैं। आज मैं ये बताता हूँ, जो बच्चे 10th कंप्लीट कर लिए, अच्छा उनको मार्क्स है, अब उनको 450 मार्क्स है, और लेकिन वो जब ITI के एग्जाम में बैठते हैं तो उनका ITI का एग्जाम नहीं निकलता है। हमको अपने इस पे हम थिंकिंग करते हैं, भाई क्या बात है, जो बच्चा मैट्रिक में 450 मार्क्स लाया है, इंटर में 400+ मार्क्स लाया है, उसका ITI का एग्जाम नहीं निकल रहा है, क्या बात है? इसका मतलब उसमें कमी रह गई होगी, मार्क्स आ गया लेकिन उसमें तैयारी प्रिपरेशन उस प्रकार की नहीं है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो आपने शिक्षा की गुणवत्ता में जो ह्रास हुआ है उसके कारण बताए, कैसे इसकी गुणवत्ता को सुधारा जाए? सबसे पहले तो पहले छात्र जागरूक हों, या उनके अभिभावक जो हैं वो छात्र को जागरूक करें। और इसमें मैं अपने पर्सनल बताऊं सोच, तो इसमें शिक्षक वर्ग दोषी हैं। अगर शिक्षक वर्ग चाह ले जो गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, जरूरी नहीं है वो सरकारी शिक्षक हो, ये प्राइवेट शिक्षक जो भी हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में प्राइवेट शिक्षक पे ही चल रहा है। जी। अगर प्राइवेट कोचिंग बंद हो जाए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आप लोग सुन रहे होंगे, मैं प्राइवेट कोचिंग के डायरेक्टर हूं, इसके नाते नहीं, मैं एक समान नागरिक के नाते मैं बोल रहा हूं, जो अगर शिक्षक चाह ले तो उसमें सुधार हो जाएगी। लेकिन गिरावट का कारण क्या है? शिक्षक नहीं चाह रहे हैं, अभी कंपटीशन बढ़ गया, शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे दिया गया। यदि हमारी बात बुरा लग रहा होगा कि नहीं, भाई बहन को हमारे बहुत सारे सहपाठी हैं तो मुझे माफ करेंगे, उसको व्यवसाय मानिए, क्योंकि हम लोग व्यवसाय के ही अकॉर्डिंग चलाते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सुधार कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, और एक दूसरे पर कटाक्ष मत कीजिए। अभी मैं बता देता हूं, मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूं, अभी एक दूसरे शिक्षक को देखना नहीं चाहते हैं, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के बारे में निगेटिव बोलते रहते हैं। मैं उन शिक्षक के लिए कहना चाहूंगा, हे श्रीमान, आप जिस देव दुर्लभ तुल्य
छात्र को आप दूसरे शिक्षक के बारे में निगेटिविटी माइंड में डाल रहे हैं, तो मैं आपको इस स्टूडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जितना आप डाल रहे हैं हो ना हो, उससे ज़्यादा आपके बारे में छात्र के माइंड में निगेटिविटी जा रही है। क्योंकि छात्र किसी का नहीं होता, आज आपके यहाँ पढ़ रहा है तो कल दूसरे शिक्षक के यहाँ पढ़ेगा। और जब उनको लगता है जो ये कटाक्ष छिटाकसी एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को कर रहे हैं, तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे उनका शिक्षक का बड़ का भी वैल्यू आज समाज में कम हो रहा है। ये इस बात को मैं मानता हूँ। सबसे पहले तो एक विज्ञान अभिशाप और वरदान दोनों है, शुरू से ही हम लोग जानते ही आ रहे हैं। लेकिन उसमें आजकल का जो 4G जो आ गया, हम लोग का 5G भी बहुत देशों में चल रहा है, लेकिन हम लोग के देश में 4G चल रहा है। कहीं ना कहीं ये भी अभी शिक्षा की एक्यूरेसी को ये डैमेज कर रहा है। बच्चे मोबाइल के पीछे ज़्यादातर समय दे रहे हैं। गार्जियन को लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मोबाइल पे पढ़ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बायोस्कोप दिखाने का काम करते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज में वो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कि शिक्षा को सेकेंडरी और अदर एक्टिविटीज को प्राइमरी स्टेज में देने का काम करते हैं। तो मैं उस सभी छात्र को इस स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो आप पहले लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य पे काम करें। और समाज की कुछ कुरीतियाँ भी हैं, जिस तरह से छात्र में कुछ कुरीति है, इसका जिम्मेदार समाज भी है। लेकिन उसको आप सबको अवॉइड करके अपने लक्ष्य को निर्धारण कीजिए, आप ढंग से पढ़िए। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, गौरव जी, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको शान शौकत सम्मान दिलवा सकती है। और शिक्षा के माध्यम से ही आप जहाँ तक आप नहीं मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मैं बता दूँ, जो मैं आज बैठा हुआ हूँ, मैं पहले बता दिया मध्यवर्गीय परिवार का बेटा हूँ। जी। और यदि ये रोशन सर ने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया या मुझे बैठने का मौका दिया, तो इसका मूल आधार शिक्षा ही है। शिक्षा के माध्यम से ही लोग एक दूसरे को जानेंगे भी। तो सभी छात्र छात्रा मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो एक दिन उनकी रंग लाएगी। और जहाँ तक बात है, जो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा गुणवत्ता में सुधार करें। जैसे हमारे पीछे वर्ष ये जितने विद्यालय में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसमें थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो गया बहाली। अभी फिलहाल विद्यालय में शिक्षक हैं भी नहीं, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक हैं भी नहीं। और जहाँ पर शिक्षक हैं वहाँ पर क्योंकि एक दूसरे की नकल करते हैं, और वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करेंगे। हम तो बहुत विद्यालय आज थोड़ा हो भी जाता है, अगर जाते हैं वहाँ देखते हैं बच्चे हल्ला कर रहे हैं, बैठे हुए, तुमको लगता है क्या। और समान वेतन की बात कर रहा हूँ, समान कम समान वेतन की बात कर रहा हूँ। अभी अगर एक गुण शिक्षा में गुणवत्ता कमी आई है, तो समान कम समान वेतन भी आई है। क्योंकि लगता है क्या, वो जो हमसे ओल्ड शिक्षक हैं, जो वेतन ज़्यादा पा रहे हैं, और आज मैं कम वेतन पा रहा हूं, तो वो काम नहीं करेंगे तो फिर मैं काम क्यों करूं। ये भी आज हमारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनके कहीं ना कहीं सबको ध्यान देना होगा। जी, सरकार को सारे बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं अनुरोध करूंगा जो वो सुधार करे। सुमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबों से अनुरोध करूंगा, छात्र, अभिभावक, शिक्षक और सरकार, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, और इसी से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और समाज को नई दशा और दिशा मिलती है। इसलिए आप इसे प्राथमिक समझें और सब मिलकर शिक्षा के सुधार में अपना योगदान दें। जो भी अभिभावक आपको यहाँ से देख रहे होंगे, छात्र आपको देख रहे होंगे, उनसे आप क्या संदेश साझा करना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका है गौरव जी। मैं सभी छात्र और अभिभावक को कहना चाहता हूँ कि पहले हुआ करता था गौरव जी, जो अभिभावक एक स्कूल और एक कोचिंग में जा करके बच्चों का एडमिशन करवाया करते थे। हमारे बात को ध्यान सुनेंगे, और मैं सभी को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। लेकिन अब क्या हुआ है, छात्र के अलावा जो अभिभावक हैं वो छात्र को न्यूट्रल कर दिए, और न्यूट्रल कर दिए हैं, बोले जा तुमको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ एडमिशन करवाओ। और इस लाइन को आप थोड़ा नोटिस करेंगे ढंग से, जहाँ मन है वहाँ एडमिशन करवाओ। 10th के बच्चे को जहाँ मन का मतलब क्या, जहाँ उसको ज़्यादा आनंद आएगा वहाँ एडमिशन करवाएगा। वो जहाँ शिक्षा अच्छा मिलेगा वहाँ वो एडमिशन नहीं करवाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जहाँ उसको ज़्यादा दोस्त मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे वहाँ जाएंगे। तो मैं सभी अभिभावक से रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जो कम से कम मंथ में एक बार आप उस कोचिंग में जाएं, या उस स्कूल में जाएं, उस विद्यालय में जाएं जिस विद्यालय में आपका लड़का या लड़की पढ़ती है। एक दिन आप
वहाँ आ करके शिक्षक से मिलें, शिक्षक की क्या क्वालिटी है, वो शिक्षक कितने घंटे पढ़ाते हैं, कौन शिक्षक कौन विषय पढ़ाते हैं, उस पर भी थोड़ा गौर करेंगे, और शिक्षक की क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है। लेकिन अभी वैसा कुछ होता नहीं, बच्चे का भी और बच्चे का भी। यदि आप बच्चे स्कूल से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि अभी तो बस समझ गए 4G का जमाना है। होता क्या है, घर से निकले, फी दे दिए, और मैं इस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो 5 महीना हो गया और गार्जियन से पैसा ले रहा है छात्र और कोचिंग में जमा नहीं कर रहा है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। जब मैं अभिभावक से संपर्क किया तो मैं उनको बताया जैसे ऐसी बात है, तब उनको लगा शॉर्ट, सर ऐसा नहीं है, मैं तो मंथ ही फी दे दिया। तो मैं सभी अभिभावक से अनुरोध करूंगा कि वो कोचिंग पे आए और हाँ, और वो कितना फी है, कितना दिए हैं, कितना नहीं दिए हैं, मेरा छात्र किस कोचिंग में पढ़ रहा है, उस कोचिंग के डायरेक्टर क्या करते हैं, शिक्षक कैसे हैं। इससे क्या होगा, जो छात्र में भी भय रहेगा, जो हमारे गार्जियन आ जाएंगे कभी पता करने के लिए मेरा कोचिंग बच्चा प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। और शिक्षक भी, मैं शिक्षक को बताता हूँ, यदि अभिभावक सप्ताह में नहीं मंथ में एक बार यदि कोचिंग पे आ जाएं तो शिक्षक वर्ग भी अनुशासित रहेंगे और उनके अंदर ये रहेगी जो मेरे अभिभावक कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ, वो शिक्षक के गाइडेंस में, अरे मैं समझता हूँ शिक्षक वर्ग सबसे ऊपर, लेकिन फिर भी आपका लड़का पढ़ रहा है तो आप क्यों नहीं आएंगे, आपका स्वागत है। छात्र के लिए कहना चाहूँगा, जो जितने भी छात्र हैं, सबसे पहले तो बैड एक्टिविटीज़ यानी गलत क्रियाकलाप से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि 10th 12th का मैं शिक्षक हूँ और उस सभी छात्र को देखता हूँ कि सही रास्ते पे कम चलते हैं और ज़्यादा जो गलत रास्ता होता है भटकाव की ओर, और उनका उसमें गलती भी नहीं है, क्योंकि एक योग किशोरावस्था जो होता है थोड़ा सा भटकाव की तरफ ले जाता है। लेकिन और छात्र जो होते हैं 100% कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जो कोचिंग गाइड करती है, जो आप ये करें, कोचिंग के अलावे वो घर पे भी पढ़ेंगे, और जो बच्चे कोचिंग के अलावे घर पे भी पढ़े हैं वो बच्चे आज अच्छा स्थान प्राप्त किए। तो आज मैं सभी छात्र छात्राओं को रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ या आदेश करता हूँ जो वो अच्छा से घर पे पढ़ें, शिक्षक को पहचाने, शिक्षक की एबिलिटी को पहचाने और उस शिक्षक को चूज करें और वहाँ पढ़ने जाएं, और सेल्फ स्टडी पे भी थोड़ा सा फोकस करें। सुमन जी, एक क्वेश्चन शिक्षा से थोड़ा सा हटके है, आप राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय हैं और बछवाड़ा विधानसभा में IT सेल संयोजक हैं भाजपा के, तो राजनीति से कैसे जुड़ गए, भाजपा को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव जी आपका। मैं बता दूं, आज सेवा, जिसको हम लोग सेवा बोलते हैं, सर्व सेवा को हमारे शुरू से इच्छा थी हमारी। मैं अपनी माँ से प्रेरित हूँ, मैं बताया समाज सेवा। हमारी माँ एक महिला हुआ करती, महिला के होने के नाते वो जितना पुश करता था वो उतना करती थी, और गांव में घर घर जाके बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, और कम फी में। वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ते थे, बहुत सारे हमारे गांव के भाई, बड़े बड़े भाई हैं हमसे, वो कहते थे यदि हम पढ़ने नहीं जाते थे तो मैडम जी हमको पकड़ के लाती थी और पढ़ाती थी। तो मैं उससे देखता भी था थोड़ा थोड़ा, मम्मी सुनता भी था और मैं अपने सामने देखा भी हूँ। तो मेरी माँ से मुझे प्रेरणा मिली जो समाज सेवा भी होनी चाहिए, तो समाज में जो सेवा हो। लेकिन अभी वर्तमान में गौरव सर, ये समाज सेवा को राजनीति के गलत दायरे से लोग देखते हैं, जो कि मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो आप इसको थोड़ा दूर करके चले। मैं सेवा करता हूँ, हमसे जो भी सेवा हो सके, और सेवा को ही आज राजनीतिक नाम दिया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये भी था जो हमसे जितना सेवा हो सके, शोषित, पीड़ित, वंचित जो भी लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने का कोशिश करता हूँ शिक्षा के साथ साथ। क्योंकि मैं शिक्षा के साथ साथ, लोग को लगता है क्या, इस पॉइंट को आप ध्यान समझेंगे, शिक्षा और राजनीतिक में अगर एक साथ लेके चलना बहुत टफ जॉब है, शुरू से ही मैं सुना हूँ। लेकिन मैं हर एक चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। जब से मैं इसमें आया हूँ तब से लोग मुझे कहते रहे शिक्षा और राजनीति, शिक्षक है कि नेता है? हाँ, शिक्षा और राजनीति दोनों एक नदी के दो तट, एक इस पार तो उस पार। लेकिन मैं सबों के चैलेंज को स्वीकार करता, और सभी लोग जानते हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सभी लोग को पता है सुमन कुमार एक शिक्षा
के साथ साथ समाज सेवा भी करता है। लोग उसको राजनीतिक नाम दे देते हैं, और दोनों को मैं साथ लेकर चलने का कोशिश करता हूँ। कहीं कहीं कठिनाइयाँ भी आती है, और लेकिन कहीं कहीं कठिनाइयाँ कम, लेकिन हमको इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। पूछिए क्यों लाभ मिलता है। मैं अपने प्रखंड का कोई गांव गया, जहां गांव में देखा 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं। मैं उनके पास गया, उनके गार्जियन से मिला, सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप इसको। तो बोले मेरे पास से इकोनॉमी फैक्टर कमजोर है, चाहे शिक्षक ने CLC नहीं दिया, TC नहीं दिया, ढेर सारी एडमिशन नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं काम करता हूं, जो मैं तो गया राजनीति के माध्यम से ही वहाँ गया। यदि मैं शिक्षक के माध्यम से वहाँ जाता तो शिक्षक के पास तो टाइम उतना नहीं रहते हैं। और जैसे हमारे मंसूर चक प्रखंड के मुखिया से मेरा लगाव है, वार्ड कमिश्नर से मेरा लगाव है। तो मुखिया बताते हैं, जो इतने, मैं मुखिया जी को ही बोलता हूं, जो अगर आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं और असुविधा के कारण, सही सुविधा नहीं मिलने के कारण वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को आप मुझे मेरे कोचिंग में दें, मैं उसको पढ़ाऊंगा। जी जी। जो इस बार में बताता हूं, जो टॉपर है पिछले साल के, जो मैट्रिक टॉपर, इंटर टॉपर हैं, वो उनको मैं 100% मुफ्त शिक्षा हमारी संस्था देती है। समाज सेवा की बात मैं बता रहा था, तो ये लोग समझ गए समाज सेवा के लिए राजनीति से जुड़ गए। हाँ, समाज सेवा के लिए हमसे इतना सेवा हो सके, और डायरेक्ट सेवा तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास उतना एबिलिटी अंदर से है नहीं, और मैं आगे भी करता रहूँगा चाहे मैं जिस क्षेत्र में भी रहूँ। जी जी। खासकर भाजपा के जुड़ने का, मैं शुरू से RSS से प्रेरित हूँ। RSS से प्रेरणा हमको, जब मैं छोटा ही था तो मुझे अध्ययन का शौक है, मेरा हॉबी है अध्ययन करना, अध्ययन और अध्यापन। तो मैं उस समय से RSS के बारे में पढ़ा। आज हमारे उम्र के बहुत सारे नेता हैं जो कि तुरंत जुड़ते हैं और भाजपा में, और आज जुड़े कल भाजपा के प्रति निगेटिविटी लिखना शुरू कर देते हैं, उनको एक पद नहीं मिला तो तुरंत। लेकिन मैं RSS को पढ़ा बहुत अंदर गहराई से, और मैं RSS से प्रेरित हूँ, और भाजपा जो है RSS का अंग है, तो इसलिए मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं। लेकिन मैं भाजपा से जुड़ा हूं, लेकिन किसी पार्टी से मेरा कोई भेदभाव नहीं है। सभी पार्टी के लोग हमारे मित्र हैं, और मैं सभी मित्र का सम्मान करता हूं। विचारधारा सबका अलग अलग है, लेकिन यदि कोई समाज में, यदि कोई गांव में कोई तरह का प्रॉब्लम हो, यदि दिक्कत हो रही है, कोई तरह का समस्या है, तो मैं सभी से कहूँगा उस समय आप भूल जाए जो मैं भाजपा हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, मैं CPI हूँ, आप सभी मिलकर के उस समस्या का समाधान करवाएं। विचार अलग अलग होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए जब द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो भाजपा से मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि RSS की विचारधारा, जो राष्ट्रवाद, RSS की विचारधारा का सम्मान करती है, इसलिए मैं उससे जुड़ा हूँ। हम एक और क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि आप IT सेल के बछवाड़ा विधानसभा के संयोजक हैं, तो संगठन को मजबूत करने में इसका क्या योगदान है? जी सर, ये IT सेल का अहम योगदान है। यदि आगे बढ़ रही है तो उसमें IT सेल का अहम योगदान ये है, जो पूरा विधानसभा में, मैं विधानसभा के बारे में बता रहा हूँ, विधानसभा में कहाँ कौन सा एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को पार्टी के बड़े अधिकारी, बड़े नेता और जो भी उच्च पद पे हैं उनको, उनके पास भेजना, समाज में सभी लोगों के पास वो जानकारी देना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी जो योजनाएं हैं, उस सभी योजनाओं को हर एक पंचायत, हर एक परिवार तक पहुंचाना, ये IT सेल का मुख्य काम है। यदि एक घट IT सेल की ताकत के मैं बारे में बता दूं, आज एक ये छोटी सी कोई योजना आज उसका क्रियान्वयन होने वाला है, और एक बार यदि हमारे ग्रुप चलती है IT सेल का बेगूसराय में, उस पर अगर दे दिया जाए तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर जितने भी हमारे IT सेल में एक जिला संयोजक होते हैं, 2 उप संयोजक होते हैं, और हर एक मंडल में 1 संयोजक होते हैं, तो सबका काम है जो, और पंचायत में भी होता है शक्ति केंद्र प्रमुख, वो सबको काम है जो उस पूरे को शेयर कर देना। ये सरकार की योजनाओं को, सरकार के क्रियाकलापों को आम जनता से जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप अपने विचार हमारे साथ साझा किए, यहाँ आकर कैसा लगा? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं KV स्टूडियो को देता हूँ, और KV स्टूडियो के संचालक हमारे आदरणीय रोशन सर हैं, जो कि बेगूसराय के इस क्षेत्र में
चिकित्सा, वो नाक गला का एक अच्छा इलाज होता है। मैं ये सुना हूँ और देखा भी। हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं इस हॉस्पिटल से जुड़े हैं और वो आज बहुत कम खर्च में स्वस्थ होकर यहाँ से गए हैं। और उसके बाद रोशन सर का धन्यवाद मैं इसलिए भी दूंगा क्योंकि इस बेगूसराय क्षेत्र में, जिसको मैं सुना करता था, आज मुंबई में, दिल्ली में ऑडिशन विचार व्यक्त करने के लोग जाते थे पटना में, वो डायरेक्ट हमारे इस बेगूसराय क्षेत्र में लाने का काम किया है। ये तो मैं उनका सदा आभारी हूँ और मैं उनको माता रानी से भी विनती करूँगा, उनके लिए कामना करूँगा जो उनके अंदर ये शक्ति प्रदान करे, जो वो दिन दुगुना रात चौगुना, ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज़ है जो वो हम लोग को मौका दे करने का। और हमारे, जैसे कि मैं आप पहले ही बता चुका हूँ, जिस स्टूडियो में बहुत सारे बच्चे टॉपर्स हैं जो नृत्य के क्षेत्र में है, संगीत के क्षेत्र में है, उसको यहाँ मौका दिया जाता है। तो इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ और केवी स्टूडियो का तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत आभार आपका। तो अभी आपने सुमन कुमार ईश्वर, भाजपा आईटी सेल के संयोजक, बछवाड़ा विधानसभा सह जेएमएस कोचिंग सेंटर मंसूरचक वीरगंज के डायरेक्टर के विचार सुने। इन्होंने अपने संस्थान के साथ साथ राजनीति पर और भाजपा को लेकर अपने विचार साझा किए। जल्द ही ये विचार YouTube पर आप देख पाएंगे। इसके लिए हमारा जो YouTube चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करें। और हमारे जिले के इस तरह के जो युवा हैं जिन्होंने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ अलग करने की ठानी है, तो उनके विचार हम आप तक पहुंचाएंगे, जिनसे उनका विचार आप तक पहुंचेगा और आपका स्नेह और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। और हम चाहते हैं ऐसे विचार जो हमारे क्षेत्र और समाज को प्रेरणा देने वाले रहे, क्षेत्र और समाज को बढ़ावा देने वाले रहे, उनके विचारों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए आप हमारे केवी स्टूडियो से जरूर जुड़े और हमारे इस मुहिम को अपने समर्थन से मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।